एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम एक छोटे से 25 क्वेश्चन को सेट के आगे बढ़ाते हुए हम लोग 38 सेट नंबर पर आ चुके हैं। और इसमें हम 926 से लेकर 950 क्वेश्चन तक ख़त्म करेंगे। और साथ ही जिन्होंने नहीं देखा है मेरा सीरीज, हुआ आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप जो है इसके स्पीड बढ़ाकर 1.25 या फिर 1.50 स्पीड से आप सेट 1 से देख लीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हो सकेगा। और साथ ही यह जो सेट बनाया जाता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स के बुक से बनाया जाता है, तो इसके क्वेश्चन को आप कम नहीं आंकिएगा। और दूसरी बात है कि आप हमारे वेबसाइट जो है www.examhindiofficial.com पर भी जाकर इस सेट को पढ़ सकते हैं डिस्कशन के साथ में। ये हमारा वेबसाइट का थीम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप www.examhindiofficial.com करके इंटर दबाएंगे तो हमारा वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है यह। इसमें अलग अलग नॉलेज जोन है, इसमें से भी आप वीडियो को डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं, बजट दे सकते हैं, आप हिस्ट्री का सीरीज़ देख सकते हैं, यूट्यूब से कैसे पढ़े देख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव जोन है। इसके साथ ही में यह जो आपको अगर हिस्ट्री का सेट देखना है, जैसे ये अगर सेट आपने 30 खोला है, इस तरह से ये सेट 30 का यहाँ पर सारा डिस्कशन के साथ में ये क्वेश्चन है, इसके साथ में डिस्कशन के साथ में है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं इसको मोबाइल में पढ़ने के लिए, लैपटॉप में पढ़ने के लिए, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये सारे सीट मिलेंगे, हमने अभी 30 तक इसको अपलोड किया है अभी, और मैं अपलोड कर दूंगा। इस तरह से अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पर होम है, यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं, यहाँ पर आप जीके देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशन देख सकते हैं, फिर यहाँ पर कुछ पीपीएससी प्रिपरेशन के का भी दिया हुआ है। तो आप इसमें भी प्लीज़ विजिट कीजिए इसको। अब हम अपने सेट पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सेट में आगे चल रहे हैं। तो यहाँ से कुछ मेडाइवल और मराठा से कुछ क्वेश्चन आए हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसका कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी स्पीड में इसको 25 क्वेश्चन को ख़त्म करूँगा। आगे बने एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो भी आपका आगे एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत स्पीड से चलते अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा सीरीज है, 25 क्वेश्चन का, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 10-15 मिनट में। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। तो पहले तो दीवान नियुक्त किया जाता था ना अकबर के समय में, तो वहाँ उस समय जब दीवान नियुक्त किया था ये ख्वाजा अब्दुल समद को, इसमें ख्वाजा छोटा हुआ है, एक्चुअली ये चित्रकार था। तो इसको उन्होंने अकबर ने दीवान नियुक्त किया था, कहाँ पर, तो मुल्तान में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था। सिंपल है, पहले और क्या था, पहले व्यापार करना था, भूभाग नहीं था। यानी कि पहले क्या सोच रहे थे वो, कि हम लोग बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे देखा कि आपस में लड़ते हुए देखा, भारत को अलग अलग खंडों में देखा, अलग अलग स्टेट में देखा, तब इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ पर यो अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे करके सबको आपस में लड़ाकर उन्होंने 100 वर्षों से ज़्यादा तक भारत को गुलाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 1817 में पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। देखिए, अंग्रेज तो पहले जैसे मैंने बताया वही करते थे, सबके साथ अलग अलग लड़ाई करते थे और सबके साथ संधि करते थे। वो हारने लगते थे तो वो रुक जाते थे, बोलते नहीं हम तो फिर भगा देंगे लोग, फिर इसके साथ क्या करो, संधि कर लो। जब उनको लगता था कि हम हार जाएंगे इंडियन से, किसी राजा से, तो क्या फिर संधि पर उतर आते थे। या तो फिर कोई भारत का ही कोई राज्य अगर हारने लगता था तब वो भी वो संधि पर आता था। जो इससे अलग अलग संधि हुई, उसमें से जो पुणे की संधि जो किया था उन्होंने बाजीराव द्वितीय के साथ में किया था, सिंधिया के साथ अलग अलग किया था। इसका 13 जून है इसका डेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन में सब आ जाए तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चन में जितना ज़रूरत है उतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? देखिए उसने क्या स्टेटमेंट है उसको देखना है। उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिक भेजे थे, ये बात सही है। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, ये भी बात सही है। उसके दरबार में कुछ तुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, ये भी बात सही है। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये क्या है? ये गलत है। उसने सामुद्रिक सेना भी बनाई थी, उसके बाद नौका घाट भी बनाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पलासी युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला था। उसने निम्नलिखित में से किस वाहन का प्रयोग किया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है कोई एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऊँट से भाग रहा है या हाथी से भाग रहा है या घोड़ा से भाग रहा है। इन तीनों से नहीं था, वह भागा था पालकी से, क्योंकि किसी को पता नहीं चले। जब वो पराजय हो गया था तो डर लग गया था कि अंग्रेज कहीं पकड़ के उसको फांसी न लटका दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? आंसर है सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्यम भारती अभी आज वाले नहीं, वह सुब्रमण्या भारती थे। इन ये तीनों नहीं थे। इसका स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किन क्षेत्रों में हुआ था? तो उस समय जब भारत में पूंजी निवेश जो हुआ था, सबसे ज़्यादा रेलवे, बैंकिंग और बीमा में हुआ था, क्योंकि यही दो तीन सेक्टर थे जो अंग्रेज़ों ने ज़्यादा निवेश किया था। उस समय क्या था कि जब जो रेलवे में निवेश करता था उसको 5% गारंटीड लाभ दिया जाता था उस समय। जैसे किसी ने अगर 100 रुपया भी निवेश किया था तो उसको 5 रुपये का सालाना गारंटी दिया जाता था, चाहे वो लॉस हो या नहीं हो, बट कंपनी जो है रेलवे में निवेश करने के बाद 5% गारंटी उसको बेनिफिट देती ही थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है, बहुत तरह तरह से घुमा घुमा के भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो यह जो क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत सबसे पहले जो है कहाँ किया था? यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कहाँ पर होगा? ये होगा 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इनको स्वीकार किया गया था। ठीक है। और धन निकासी के सिद्धांत, जो धन ड्रेन हो रहा था, वो सबसे पहले उजागर किया था अपने दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है? ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। अलंकृत मतलब सजाने जैसा है। तो यह जो किया था हमारे ये बाल पाल लाल, जो हमारे नरमपंथी थे, वो कौन कौन आते हैं? लाल बाल पाल नाम रहता है। लाला लाजपत राय हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, पाल विपिन चंद्र पाल हो गया, और ये बाल, तो ये गरम दल में जो बाल थे वो बाल गंगाधर तिलक नहीं कहा था यह स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अस्थाई बंदोबस्त के गुणों में से नहीं था? देखिए स्टेटमेंट देखते हैं, समझ लीजिए। इसने भारत के लिए वार्षिक निश्चित भूभाग निश्चित किया था, क्योंकि स्थायी का मतलब ही था कि निश्चित कर लो भाई, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्तों से मुक्त हो गई। सही बात है, स्थायी कर दिया तो मुक्त हो जाओ, एक बार 10 साल का कर लो सेटलमेंट। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया था। सही बात है, क्योंकि वह जिसको देता था वह 10 साल के लिए रहता था, निष्ठावान बना रहता था। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया, ये गलत है भाई। जब उसने फिक्स कर ही दिया 10 साल के लिए, तो उसमें अगर अकाल हो जाता था, अनाज नहीं उत्पन्न करता था, अगर मान लो कि फसल नहीं हुई, तो इससे कोई मतलब नहीं था अंग्रेज़ों को, क्योंकि उसको पैसा जो उसने फिक्स किया था उसको देना ही पड़ता था किसान को। इसलिए इसके हितों को सुरक्षित कहाँ किया गया? इसके हित तो खत्म हो रहे हैं ना, इसके हित तो मारे जा रहे थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष के औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार जो उन्होंने सांख्यिकीय अनुमान बताया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। उन्होंने बताया था कि 20 रुपये मात्र है पर वर्ष
जो है एक आदमी का अगर उस समय जीडीपी जो इंडिया का जो आय रहता था तो प्रति व्यक्ति को 20 रुपया उन्होंने माना था। अब ये आय कैसे निकालते हैं? अब जैसे टोटल पॉपुलेशन, जैसे कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में अगर कुल इनकम को या तो फिर जो इनकम रहता था, जो कुल आय रहता था, उसको कुल जनसंख्या से अगर हम भाग देते हैं तब हमको उस समय का प्रति व्यक्ति इनकम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे बंगाल आंदोलन के पीछे थे? तो बंगाल का जब भी कोई यंग बंगाल इस तरह का नाम आता है तो हमारा ध्यान चला जाता है हेनरी विवियन डिजोरियो के पास में, क्योंकि यही एक बुद्धिजीवी थे जो बंगाल में लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक कर रहे थे। साथ ही वहाँ जो फॉरेन फिलोसफर थे उसके जो एथिक्स थे, उसकी जो प्रेरणा थे, वो जो है बंगाल में फैला रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तोफात उल मुवहिजुद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। ये कैसा लेख है? राम मोहन राय बहुत ही पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो ये जो थे बहुत ही महान विद्वान थे और ये पश्चिम विचारों से प्रेरित थे। तो पश्चिम विचारों से प्रेरित जब थे तो उन्होंने एक मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख लिखा था। ठीक है, यह जो लेख है ये है मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख है। उसके साथ साथ में उन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस भी लिखा था। साथ ही बंगला साप्ताहिक समाज कौमुदी प्रज्ञा का चांद जो है प्रकाशन भी किया था। तो इसमें जो पहला था, क्योंकि वह जो थे ईश्वरवादी से थोड़ा प्रेरित थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा सा प्रेरित थे, इसलिए वह उन्होंने लिखा या मूर्ति पूजा के विरुद्ध में लिखा है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर को चुनिए। अब देखिए, पहला है सत्य महिला धर्म रामुनाई रामुनाई माजदायन सभा। ये देखिए, ये तो नारोजी फरजोन जी का होगा। ये नामधारी आंदोलन जो है बाबा राम सिंह का होगा। अहमदिया आंदोलन है मिर्जा गुलाम अहमद का होगा। तो जो बच गया ये सत्य महिला धर्म, ये मुकुंदास जी का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रहनुमाई माजदाइन सभा किससे जुड़ी थी? ये देखिए, ये थी पारसियों से जुड़ी हुई। दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई थे और साथ साथ में ये एसएस बंगाली थे। ये इन दोनों मिलके उन्होंने ये चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीतियों में कौन सी नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? देखिए, ये भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना ये नहीं किया था। क्यों? देखिए, यहाँ पर जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब इन्होंने क्या किया, कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया था और जो हमारा जो देश है सीधा ब्रिटिश के हाथ में आ गया, ब्रिटिश महारानी के अंदर में आ गया था। तो भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कर ये तो हो ही नहीं सकता। भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट ये तो हो ही नहीं सकता था। हुआ क्या था, भारतीय राज्यों की यथास्थिति, और बोला था कि अब हम लोग किसी को हड़पेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? देखिए, मुगल विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ था। सही बात है। उसके बाद क्या है कि मुगल का लगभग खत्म ही हो गया। उन्हें मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी थी। ये भी सही बात है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। ये भी सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि फिर ब्रिटिश के अंदर हो गया था, जो मैंने पहले बताया। इसी कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था? नहीं, ये कोई विद्रोह का परिणाम नहीं था कि ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन जो होता है समझ कर बनाने वाले, इसको स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो क्वेश्चन आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन में बढ़ोतरी होगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी, यानी कि कब से स्टार्ट की गई थी? यह थे 1856 ईस्वी में। तभी तो इसमें क्या था, गाय और सुअर का चर्बी जो है भ्रम फैलाया गया था कि गाय और सुअर का चर्बी जो है इसमें युक्त होता था और इसको दांत से, उसको जो कार्ट्रिज को दांत से खींच के जो है उसका जो गोली होता था
तो दांत का एक क्लिप रहता था, उस क्लिप को खींचने के लिए मतलब इसको बोला गया था गाय और सुअर का चर्बी लगा है, इस क्लिप को मुंह से खोल कर दांत से नोच के तब जो है बंदूक में डालते थे। तभी क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट का जो सूचना मिल गया, अफवाह खबर फैल गई, तभी यह जो है विद्रोह स्टार्ट होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? देखिए यह बैरकपुर, मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी से उन्होंने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1857 के विद्रोह के कारणों पर अब्बाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? क्या थे? सर सैयद अहमद खां, इन्होंने ही लिखा था अब्बाब बगावते हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का मिलान कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, इसको तो हम जरूर ही ध्यान देना है। तो ये देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये 1760 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ था कि बंगाल में तीर्थ यात्रा पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। सन्यासी लोग जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, चार धाम यात्रा पर टैक्स लगा रखे थे, इसलिए यहाँ पर सन्यासी विद्रोह हुआ था। फिर संथाल कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो होता है 1831-32 में होता है, ठीक है। उसके साथ में संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह जो हुआ था 1856 में होता है। मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में होता है। इसका डेट इंपॉर्टेंट है तो जरूर ही आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? देखिए INS तलवार पर किया गया था। यह क्या हुआ था कि सैनिकों को उसमें खराब भोजन दिया जाता था और साथ ही साथ में इसको बांटने के लिए जाति सूचक नाम से भी बोला जाता था, ताकि ये इन लोगों में एकता नहीं बने रहे। तो उस समय जो BC दत्त थे, BC दत्त, उन्होंने क्या किया, वही तलवार पर उन्होंने तलवार जो INS तलवार जो पोत था उस पर उन्होंने लिखा दिया भारत छोड़ो। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही ये कहानी हुई थी। तो भारत छोड़ो उन्होंने कर दिया था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, हड़ताल भी कर दिया था, ठीक है। तभी उसके बाद में फिर पटेल और जिन्ना समझाया कि नहीं ऐसा मत करो क्योंकि हम लोग अब आज़ाद होने वाले, तब उन्होंने बंद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला होता है कि 1909 वाला होगा कि 1919 वाला होगा। ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी का विस्तार है। तो जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इन्होंने ही इसमें से आया था या मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन। अब देखिए 1919 में क्या हुआ था, फिर सब एक्सटेंड कर दिया था। मुस्लिम का तो इन्होंने लाया था बाद में, सिख यूरोपियन वगैरह को है, सिखों को भी शामिल कर दिया गया था और साथ ही साथ में महिलाओं को भी शामिल कर दिया गया था, महिलाओं को भी शामिल कर दिया था अलग से। तो इसलिए यह जो है, जब मुस्लिमों की सिर्फ बात आए तो 1909 वाले मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 949 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित है? यह जो था श्याम कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, नहीं, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था भारत सुशासन समिति, ठीक है, जिसको इंडिया हाउस बोलते हैं, इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस बोलते हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल का था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। भूपेंद्र नाथ दत्त का बंदी जीवन, नहीं, ये तो सचिंद्र नाथ सान्याल का था बंदी जीवन। तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद क्या करेंगे? चंद्रशेखर करेंगे HSRA करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन होता करो या मरो, ये उन्होंने किया था।
सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाए, ये भी बोला था। मृत्यु भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी उन्होंने बोला था। अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा के रूप में देखते थे, ये उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि तुम लोग आंदोलन करो, हम लोग जल्दी ही स्वतंत्रता हासिल करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा यह सीरीज़ ख़त्म होता है। मिलते हैं, बस 2 सीरीज़ और बचा हुआ है हमारा। 1000 क्वेश्चन का टारगेट ख़त्म होता है, फिर हम नेक्स्ट कुछ लेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।